है तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेकंड पार्ट या सेकंड लेक्चर में आते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडेज के जो एक्सपेरिमेंट थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे फैराडे ने जो अपना क्वालिटेटिव जो एक्सप्लेनेशन दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसकी डेफिनेशन हमने वहाँ पे पढ़ी थी। और आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट जो है, जो फैराडे ने प्रपोज किया वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज़ करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि जो ईएमएफ है उसको कितने तरीकों से इंड्यूस किया सकता है, डिफरेंट वेज क्या हैं ईएमएफ को इंड्यूस करने के, और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट है उसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सपोज ए लूप enclosing an area A is placed in a magnetic field, then the magnetic flux। आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। एक लूप है जिसका एरिया ए है और उसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस लूप से पास होने वाला एक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं। और वो क्या होता है, फाई बी। इसको हम लिखते हैं फाई बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको हमने इंटीग्रेशन में इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अलग अलग जगहों पर डिफरेंट वैल्यूज का हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है, तो वहाँ पर हम सम करते हैं। सम करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन से आता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द सरफेस, पूरे सरफेस एरिया ए के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, देन हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेकर लिख सकते हैं। और उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन हो जाएगा फाई बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। हियर थीटा is the angle between magnetic field B and area vector। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट माना है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ा है और मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा जाता है बी ए कॉस थीटा। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टेस्ला स्क्वायर मीटर विच इज कॉल्ड वेबर, एब्रिविएटेड WB, कैपिटल W एंड B से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI यूनिट होता है वो वेबर होता है या टेस्ला स्क्वायर मीटर होता है। ऐसा लिख सकते हैं हम, 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की टर्म्स में फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है, क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो हमने जो पिछली क्लास में बात की थी वो क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन रहेगा। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। क्या मतलब है कि जो लूप है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उस लूप से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट पर, टाइम के साथ उसके चेंज होने की रेट के प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। चूंकि यहाँ पर मैथमेटिकली जो इसका जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाता है और साथ में उसका जो रीजन है वो भी यहाँ पर जो है शो हो जाता है। तो अब हम लोग आगे जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन जो है उसका स्टेटमेंट क्या है, तो हम इस स्टेटमेंट को वहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर उसका रीजन भी आ गया, साथ के साथ में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा वो भी यहाँ पर बताया गया। सो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, तो मैथमेटिकली लिखने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। हियर सिग्मा इक्वल्स टू माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी। सिग्मा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको आप कई जगहों पर सिग्मा आई एन डी सब्सक्रिप्शन में
सबस्क्रिप्ट में जो है IND लिखा हुआ मिलेगा, माइनस डी फाइव ई अपॉन डी टी। फाइव ई जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, जो कि वहाँ पर चेंज हो रहा है विद टाइम। ओके, तो दिस इक्वेशन इज नोन एज फेराडेज लॉ in mathematics, in mathematically. If we change the magnetic flux through a coil of n turns and the coil is tightly wound, यानी कि अगर हम किसी ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं जो कि एन टर्न्स वाली कॉइल से पास हो रहा है और कॉइल जो है वो टाइटली बुंड है, इसका मतलब है जो उसके टर्न्स हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, सो दैट द सेम मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव ई पासिस थ्रू द ऑल टर्न्स, यानी कि जो कॉइल है वो इतना पास पास उसको टाइटली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है कि सभी टर्न्स से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेम है। देन द टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल कैन बी रिटन एज सिग्मा इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। हमने यहाँ पर एन और इंट्रोड्यूस कर दिया प्रीवियस इक्वेशन से, क्योंकि वहाँ पर हम केवल एक लूप की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर किसी कॉइल की बात कर रहे हैं जहाँ पर एन टर्न्स हैं, एन लूप हैं। क्योंकि एक लूप से फाइव ई फ्लक्स पास होता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, तो वो जो फ्लक्स है वो भी एन टाइम्स हो जाएगा। सो यहाँ पर ये जो ईएमएफ है वो भी एन टाइम्स हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव ई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ईएमएफ है वो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे बढ़ गया है। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे ईएमएफ भी उतना ही ज़्यादा होगा। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। ये दोनों इक्वेशन सेम है, बस इसमें ये अंतर है कि यहाँ पर हम जो है इसका चेंज इसकी डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, डी फाइव बी अपॉन डी टी। ये डी वाई डी टी डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर हम फाइव ई अगर आपको किसी मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है जिसमें कि वो टाइम का फंक्शन है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन करके और ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अगर हमें कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है वो अगर हमें दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना ईएमएफ वहाँ पे इंड्यूस हुआ। अब इन दोनों और इससे पहले वाली इक्वेशन में हम लोगों ने देखा है कि एक माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशंस इंडिकेट्स द ओपोजिशन टू द चेंज इन फ्लक्स विच इज डिस्क्राइब्ड बाई लेंज लॉ। जब हम लेंज लॉ को आगे पढ़ते हैं तो ये नेगेटिव साइन का जो सिग्निफिकेंस है वो हमें वहाँ पर समझ में आता है कि नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों लगाया गया है। तो यहाँ ये नेगेटिव साइन ओपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस फ्लक्स चेंज को अपोज करता है, उसका विरोध करता है कि ये फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये माइनस साइन हमने उसको इस इक्वेशंस में लगाया है। मान लीजिए हमारे पास में एक लूप है जो कि जिसका एरिया ए है, और उसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है। ये लूप है जिसका एरिया ए है, और ये ग्रीन जो एरोज हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा यूनिफॉर्म है। यहाँ पर ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन जो है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है। इस लूप के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये डॉटेड लाइन बनाई हुई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन जो है वर्टिकल ये लूप के प्लेन में है, और ये डॉटेड लाइन लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल दिखाया हुआ है। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसके बीच में एंगल हम क्या मान सकते हैं, थीटा। इधर भी थीटा होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर ऐसा हमारे पास में कोई लूप है जिसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल पर है, तो उसका फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, अभी हमने फर्स्ट डिफाइन किया था तब भी बोला था, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो अगर हम इस फ्लक्स की डेफिनेशन का यूज करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे लिखा जा सकता है, सिग्मा इक्वल्स टू माइनस डी वाई डी टी बी ए कॉस थीटा। जो फाइव बी था उसकी जगह पर हमने क्या लिखा है, बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ द लूप, और थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन के जब हमारे सामने आती है तो इसकी बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज है कि हम यहाँ से इस इक्वेशन से ये पता कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कैसे जो है इंड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। सो एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन
द सर्किट इन सेवरल वेज। व्हाट आर दैट वेज? वो हम पता कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से, जैसा मैंने अभी बताया, क्योंकि हमारे पास में जो डी वाई डी टी है इसके ब्रैकेट में कौन कौन सी टर्म्स हैं, बी, ए और थीटा। तो इससे हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा या किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले चेंज द मैग्नीट्यूड बी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल। अगर हम कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर चेंज करें टाइम के साथ में, तब ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो ये एक तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, change either the total area of the coil or the portion of that area that lies within the magnetic field। यानी कि या तो हम टोटल एरिया चेंज करें या जो एरिया है जो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया से पास हो रहा है, अगर हम उस पोर्शन को, उस एरिया के उस पोर्शन को अगर हम चेंज करें तो भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल बाई एक्सपेंडिंग द कॉइल और स्लाइडिंग इट इनटू और आउट ऑफ द फील्ड। यानी कि हमारे पास में अगर कोई कॉइल है तो उस कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्लाइड करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर आते हैं, तो जो इफेक्टिव एरिया है जिससे कि फ्लक्स पास होगा वो चेंज होगा। और जब इफेक्टिव एरिया चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो यहाँ पर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। और हमारे पास में क्या तरीके हैं फ्लक्स इंड्यूस करने के, चेंज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। जैसा कि हमने बात की थी थीटा की, यहाँ पर ये बात की जा रही है थीटा की। अगर हम थीटा को चेंज करें तो भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल बाय रोटेटिंग द कॉइल सो दैट फील्ड इज फर्स्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड देन इज अलोंग दैट प्लेन। जैसा कि एसी जनरेटर में होता है, डीसी जनरेटर में होता है, वहाँ पर एक कॉइल होती है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है। तो वहाँ जो हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो होता है एंगल थीटा। और एंगल थीटा जब चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। थीटा जब टाइम के साथ चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और फाइनली एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव कैन अकर। यानी कि थीटा और एरिया साथ में चेंज हो सकते हैं, थीटा और मैग्नेटिक फील्ड साथ में चेंज हो सकते हैं, तो कोई भी इनका कॉम्बिनेशन जो होगा उसकी वजह से भी हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक नोट करने वाली बात है। क्या है वो बात, कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज नॉट सफिशिएंट टू क्रिएट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी कि किसी लूप से, किसी एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि नॉन जीरो है, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए। क्या जरूरी है वहां पर, द मैग्नेटिक फ्लक्स मस्ट चेंज टू इंड्यूस एन ईएमएफ। मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे चेंज होना चाहिए, लूप से एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना चाहिए, तभी हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। अगर वो कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। ईएमएफ जो डिपेंड करता है, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है वो करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। जितना अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा उतना ही ज्यादा वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ओके, इसके लिए जो हमने लास्ट में बात की है, इसके लिए हमारे पास में एक चेक पॉइंट है। क्या चेक पॉइंट है, देखें, द ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड b of t of a uniform magnetic field that exists throughout a conducting loop with the direction of the field perpendicular to the plane of the loop. Rank the 5 regions of the graph according to the magnitude of the EMF induced in the loop, greatest first। यानी कि हमें यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ में ग्राफ दिया हुआ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टिंग लूप से पास हो रहा है, जो कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा 90 डिग्री है। तो ये कह रहा है रैंक द 5 रीजन्स। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के जो जो चेंजेज हैं उसको हमने 5 रीजन में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी डी एंड ई। तो वो कह रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके मैग्नीट्यूड के लिए इन पांचों रीजन्स को हमें अरेंज करना है ग्रेटेस्ट फर्स्ट। सबसे ज्यादा जिसका होगा वो सबसे पहले होगा। तो कैसे, अगर आप से पूछा जाए तो कैसे अरेंज करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने कहा था कि जो ईएमएफ
इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चूंकि यहाँ पर एरिया कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ का ज़्यादा होगा। तो यहाँ इन 5 रीजन्स में आप बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर आपने 11th में थोड़ा सा स्लोप्स के बारे में पढ़ा है, मैथमेटिक्स में कहीं स्लोप्स के बारे में पढ़ा है तो जैसा कि हम देखेंगे जो हमारा रीजन ए है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चूंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल में है तो हम कह सकते हैं कि रीजन ए में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। रीजन बी में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज होता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अचीव करता है, देन उसके बाद रीजन सी में फिर से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है। और डी और ई रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जिस रेट से चेंज होता है वो दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि डी और ई में मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसका स्लोप बराबर है, एक ही है। तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए और सी जो रीजन है इनमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सो वहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ईएमएफ जीरो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी। तो ये तो सबसे कम हुआ। अब बात करते हैं बी, डी और ई की। जैसा मैंने बताया डी और ई में स्लोप बराबर है, इसलिए दोनों रीजन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की जो रेट है वो सेम है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप बराबर है। रीजन बी की बात करें तो रीजन बी को अगर हम इन रीजन डी और ई से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि रीजन बी में जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का रेट है या जो इस लाइन का स्लोप है वो डी और ई से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो बी रीजन में होगा। सबसे ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा मैग्नीट्यूड होगा वो बी रीजन में होगा, देन उसके बाद डी और ई में बराबर होगा, और सबसे कम हो जाएगा ए और सी में जो कि जीरो होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमने पढ़ा है कि भाई मैग्नीट्यूड जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, a coil consists of 200 turns of wire having a total resistance of 2 ohm. Each turn is a square of side 18 centimeter and a uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of the coil is turned on. यानी कि कॉइल है जिसमें 200 टर्न है और उस कॉइल का रेजिस्टेंस है 2 ओम। ईच टर्न इज स्क्वायर, स्क्वायर है, टर्न जो है वो कैसे हैं, स्क्वायर फॉर्म में है, और उनका साइड कितना है 18 सेंटीमीटर। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इफ द फील्ड चेंजेस लीनियरली फ्रॉम 0 टू 0.5 टेस्ला इन 0.80 सेकंड। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है 0 से 0.5 टेस्ला में कितने टाइम ड्यूरेशन में, 0.8 सेकंड में। देन क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हाइल द फील्ड इज चेंजिंग, यानी कि इस ड्यूरेशन में जबकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल व्हाइल द फील्ड इज चेंजिंग, इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी उस कॉइल के अंदर, वो हमें पता करनी है ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो क्या हमारे पास में कॉन्सेप्ट निकल कर आता है यहाँ से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लेकिन उसका रीजन क्या है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल। तो ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना विद टाइम। तो सब पार्ट ए जो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है उसके लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है फैराडे लॉ का वो यूज करेंगे। क्या है वो, सिग्मा मैग्नीट्यूड निकल लें तो एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, चूंकि मैंने बताया कि दो एक तरह की क्वेश्चन बताई थी, डी फाइव बी अपॉन डी टी और डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें डेल्टा टी दिया हुआ है 0.8 सेकंड और डेल्टा फाइव भी दे रखा है 0 से 0.5 टेस्ला वहाँ पर चेंज हो रहा है, तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो देखें फ्लक्स 5E बराबर बी ए, यहाँ पर आप रखेंगे तो ए एरिया कांस्टेंट है, तो वो इस चेंज के जो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल जो ऑपरेटर उससे बाहर हो जाएगा, तो एन ए और ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन, और ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। और एरिया कॉइल का क्या होगा, क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्म में, तो एरिया हो जाएगा डी स्क्वायर, टी क्या हो जाएगी कॉइल की साइड, यानी कि 18 सेंटीमीटर। और एन नंबर ऑफ टर्न्स जो कि 200 हमें दिए हुए हैं, तो एन डी स्क्वायर बी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने पे मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ 200 इंटू 0.18 मीटर का होल स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0 और टाइम ड्यूरेशन 0.80 सेकंड। सो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। ओके, सेकंड पार्ट है जिसमें हमसे पूछा गया है कि इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी। तो इफ द एंड्स ऑफ द कॉइल आर नॉट कनेक्टेड टू ए सर्किट, यानी कि अगर जो कॉइल हमें दी हुई है, अगर उसके जो दो एंड्स हैं, अगर वो किसी भी सर्किट में या आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर करंट कितनी होगी, जीरो। इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, जीरो, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए कंप्लीट सर्किट चाहिए। तो अगर कॉइल के एंड्स ओपन है, वो किसी भी सर्किट से नहीं जुड़े हुए हैं या आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में करंट जीरो होगा। For a steady current to exist, the ends of the coil must be connected or to an external circuit. So the total resistance, since the total resistance of the coil is 2 ohm, so the current in the coil is क्या होगी, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास में आ गया है, सो इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन आर। तो सिग्मा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, सो वी गेट द इंड्यूस्ड करंट 2 एम्पियर। राइट, सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से। अब हम एक कंसेप्चुअल एग्जांपल देखते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि two bulbs are connected to opposite sides of a loop of wire as shown in figure। यहाँ पर एक दो बल्ब हैं, बल्ब ए एंड बल्ब वन एंड बल्ब टू, जिसको कि हमने दो वायर से कनेक्ट किया हुआ है अपोजिट साइड में, एक लूप के अपोजिट साइड्स में। ए डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, a decreasing magnetic field confined to the circular area as shown in figure induces an EMF in the loop। ये एक कन्फाइंड एरिया है जिसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो रहा है इस एरिया से पास होने वाला, और इसकी वजह से एक ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होता है इस लूप में, जहाँ इन दोनों बल्बों को हमने जोड़ा हुआ है, इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक क्लोज लूप बन गया, और इस लूप से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो दोनों बल्ब हैं हमारे, बल्ब वन और बल्ब टू, वो दोनों जलते हैं, ग्लो करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब्स व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। फिर हमने एक सर्किट और बनाया जिसमें कि हमने एक वायर लिए और एक स्विच के साथ कनेक्ट किया, और इस स्विच को हमने किधर कनेक्ट किया है, बल्ब टू की तरफ कनेक्ट किया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें, तो क्लोज करने पे बल्ब की ब्राइटनेस का क्या होगा, इन बल्ब्स की ब्राइटनेस कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगा। तो जैसा अगर हम देखें कि अ, अगर अब स्विच ओपन है, तो दोनों जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस लूप में होगा, और इस लूप, ये लूप जो है क्लोज्ड लूप है, इसका मतलब है यहाँ से करंट इंड्यूस होगी, और वो करंट जो है इस पूरे सर्किट में सेम रहेगी। तो अगर स्विच ओपन है तो इसका मतलब है कि बल्ब वन और बल्ब टू का जो ब्राइटनेस होगा वो दोनों का बराबर होगा। लेकिन स्विच को क्लोज करने पर क्या होता है, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं, बल्ब वन ग्लोज ब्राइटर एंड बल्ब टू गोज आउट, यानी कि जो बल्ब वन है वो उसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है, और बल्ब टू जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, उसकी ब्राइटनेस जीरो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सप्लेनेशन देखें, तो जैसे ही हम स्विच वन को क्लोज करते हैं, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं,
तो वल्व 1 जो है वो एक बड़े लूप के अंदर आ जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इस डायग्राम में जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं तो बल्ब 1 का जो लूप है वो अब ये वाला लूप बन जाएगा, जो कि स्विच और बल्ब 1 को लेकर बनेगा। और इस बड़े लूप की वजह से इस लूप का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और एरिया इंक्रीज होने का मतलब है फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ने का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ गया है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ गया, और साथ में क्या होगा, ये बल्ब 2 जो है इससे डिस्कनेक्ट हो चुका होगा, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी कम हो गया है। तो फाइनली बल्ब 1 का ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दो चीज़ें हो रही है, एक तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो रहा है, दूसरा ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया ऑफ द लूप। सो बल्ब 1 ग्लोज ब्राइटर एंड बल्ब 2 गोज ऑफ। तो देखें क्या और इसका एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज completely enclosed within the loop, a current exists in bulb 1. Bulb 1 now glows brighter than before the switch was closed because it is now the only resistance in the loop. The current in the bulb 1 is greater than when bulb 2 was also in the loop. जैसे मैंने बताया बल्ब 1 से जो स्विच क्लोज करने पर बल्ब 1 से जो करंट फ्लो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अब वहाँ पर वो ओनली रेजिस्टेंस है, बल्ब 2 वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। बल्ब 2 गोज आउट हो जाता है, यानी कि वो बंद हो जाता है। क्यों होता है? बल्ब 2 इज इन द स्मॉल लूप, देयर इज नो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप एंड हेंस नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। बल्ब 2 जिस लूप में अब आ गया है वो है बल्ब 2 और स्विच को मिलाने वाला सर्किट, या वो लूप बनेगा जिसमें से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बल्ब 2 जो है वो बंद हो जाएगा। थैंक यू। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं मेरे से